हेलो बच्चों, क्लास 10th। हाँ जी, वेलकम क्लास 10th। दिसंबर का मंथ देखो आ चुका है। हमारे बोर्ड्स जो हैं 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोगों के पास शायद कुछ डेट शीट्स वगैरह भी आनी चालू हो गई होंगी कि देखो बोर्ड की डेट शीट आ गई। अभी वो सब कुछ फ्रॉड है, लेकिन बहुत ही जल्द एक्चुअल डेट शीट हमारी आने वाली है। क्या आपकी तैयारी हो गई है? सर, इस सवाल का तो ना जवाब देने में भी समझ नहीं आता क्या बोले। चलो देखो, कुछ बच्चे हैं जो सारा सिलेबस फिनिश कर चुके हैं, जो अब टेस्ट सीरीज पे आ गए हैं। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, सिलेबस हो रहा है और लग रहा है कि चलो दिसंबर एंड तक सिलेबस हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक कुछ भी नहीं आता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बस जो चल रहा है वो चल रहा है, क्लास अटेंड कर रहे हैं और चैप्टर्स के नाम पता है। तो देखो, अब जो मैं आपके लिए ये वीडियो सीरीज ला रहा हूं, इसमें हम क्या करेंगे, हम हर चैप्टर को उठाएंगे और बहुत शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में हम उस चैप्टर की रिवीजन करेंगे। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपकी इस चैप्टर की बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर का कोई आइडिया नहीं है, अगर आपको इस चैप्टर का कोई आइडिया नहीं है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और अगर आपका ये चैप्टर कच्चा पक्का हो रखा है तो इस वीडियो से ये पक्का हो जाएगा। हम हर चीज को एकदम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। तो कॉपी पेन ये के बैठेंगे। हम फास्ट ट्रैक में आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस। जी हाँ, 10th का केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हम यहां पे देखते हैं, जहां हमने 9th की केमिस्ट्री छोड़ी थी कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। अब हम एटम्स की बात नहीं करेंगे, मोल कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है। देखो भाई, केमिकल चेंज मतलब कि अगर कहीं कोई बदलाव आ रहा है, कहीं चेंज आ रहा है किसी चीज की केमिस्ट्री में। ये कैसी भाषा हुई सर, इस बात का क्या मतलब? यानी कि वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज ही चेंज हो रही हैं। जैसे आपने एक पेपर लिया, आपने एक कागज का टुकड़ा लिया, आपने उसे जला दिया। अब वो कागज के टुकड़े की प्रॉपर्टी बिल्कुल बदल गई, वो धुएं में कन्वर्ट हो गया, स्मोक में कन्वर्ट हो गया। यानी कि जो हमारा पेपर है वो कन्वर्ट हो गया CO2 गैस में। तो यही हमारी क्या कहलाती है? ये कहलाती है एक केमिकल रिएक्शन। ये क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन। जब कोई सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस बना ले विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और अगर इस केमिकल रिएक्शन को हम केमिस्ट्री की नॉलेज के हिसाब से प्रॉपर लिखें तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, ऐसे केमिस्ट्री में भी इक्वेशन होती है। पेपर किससे मिलके बना होता है? पेपर मिलके बना होता है कार्बन से। आप कार्बन को बर्न करोगे, बर्न करने का मतलब O2 से रिएक्ट करोगे तो बन जाएगा CO2। तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। ये बात सबको समझ में आई? शाबाश। अब देखो, अगर कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है तो ये हमें कैसे पता चलेगा? कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा? क्या हमारे आसपास कोई केमिकल रिएक्शन इस वक्त हो रही है? आप जरा अपने आसपास रूम में देखो, जहां भी आप बैठे हो, क्या आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिख रही है? ऐसे तो सर हम कुछ नहीं कह सकते, दीवारें वहीं की वहीं है, पंखा जो है वो चल नहीं रहा है, सर्दियां हो रखी हैं, हम केमिकल रिएक्शन के बारे में तो क्या बोले? तो देखो, हमारे आसपास ना केमिकल रिएक्शंस हर वक्त हो रही होती हैं। हमारे आसपास केमिकल रिएक्शंस हर वक्त हो रही होती हैं, बस उसको नोटिस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अब हम कहेंगे, जैसे अगर जो बहुत इजीली नोटिसेबल केमिकल रिएक्शंस होती हैं, या आप कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप उसे कैसे नोटिस कर सकते हो? आप उसे कैसे नोटिस कर सकते हो? सबसे इजी तरीका है, अगर आपको किसी चीज के कलर में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आपको कहीं चेंज इन कलर दिखाई दे रहा है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है।
सर जब गिरगिट रंग बदलती है तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है क्या? जी हाँ, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है, पर हम इजी एग्जांपल लेते हैं। जब एक एप्पल पेड़ पे होता है, ग्रीन कलर का होता है, कुछ समय बाद वो रेड कलर का हो जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। एक बनाना पहले ग्रीन कलर का होता है, कुछ समय जब रखा हुआ होता है येलो कलर का हो जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो चेंज इन कलर एक केमिकल रिएक्शन दर्शाता है। ऐसे ही अगर कहीं कोई गैस फॉर्म हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ गैस, तो वो भी यही बताएगी कि हां कुछ हमारा केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखो कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, मान लो आप केमिस्ट्री लैब में गए, आपने 2-3 केमिकल्स ना एक साथ मिक्स कर दिए, आपने 2-3 केमिकल्स एक साथ मिक्स कर दिए, आपने देखा नीचे ना कुछ सॉलिड जमा हो गया। आपने 2 बीकर लिए, उनके सॉल्यूशन मिक्स कर दिए, नीचे आपने देखा कुछ अब जो है सॉल्ट आ गया, कोई सॉलिड आ गया, तो इसका मतलब वहां फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये बात समझ में आई? ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को अगर हम स्टडी करें तो किन कैटेगरीज के अंदर हम उन्हें स्टडी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि भाई जो केमिकल रिएक्शन है ना, हम पहले उन्हें 2 बेसिस पे बांटेंगे। हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन 2 तरीके से हो सकती है। एक जिसमें हीट इवॉल्व हो रही हो, एक जिसमें हीट इवॉल्व हो रही हो, यानी वो आपने 2 बीकर लिए, उनको मिक्स किया और उसमें से बहुत ज्यादा हीट निकल रही है, मान लो एक्सप्लोजन ही हो गया, तो वो ये वाली हो गई जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है। और एक रिएक्शन ऐसी है जो खुद से नहीं होती, आपको 2 चीजों को साथ रखना पड़ेगा, उसको साथ में हीट देनी पड़ेगी और तब वो रिएक्शन होगी। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं जो हीट एब्जॉर्ब कर रही हैं, जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है। तो जो हीट इवॉल्व कर रही है इनको बोलते हैं एक्सो। एक्सो माने इसमें से हीट एग्जिट हो रही है, एक्सो। थर्मिक, थर्मिक माने हीट, थर्मिक माने हीट। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें से हीट एग्जिट कर रही है, निकल रही है, वो हो गई एक्सोथर्मिक। और जिनमें हीट हमारी यूज हो रही है, हीट एंड हो रही है, वो हो गई एंडोथर्मिक। यानी यहां पे हीट क्या हो रही है, हीट हमारी खत्म हो रही है, हीट हमारी खत्म हो रही है, यूज हो रही है हीट, ये हो गई एंडोथर्मिक। तो ये हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज। ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज हमने इन रिएक्शंस को 2 टाइप से बांट दिया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इनके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं फटाफट से। देखो पहले एक्सोथर्मिक के एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बाहर निकल रही है, देखो आपने लिया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको पानी में डाल दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें बहुत सारी हीट निकलेगी, इसमें बहुत सारी हीट निकलेगी। ऐसे ही मान लो आपने कार्बन लिया, सिंपली कार्बन को बर्न किया तो क्या होगा, CO2 बनेगा और साथ में बहुत सारी हीट निकलेगी। ये बात समझ में आई? तो ये हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखते हैं एंडोथर्मिक। चलिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि हीट जिसमें यूज हो रही है। काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके, हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो आपके लिए यूजफुल रहेंगे वो पढ़ते हैं। हमने मान लो कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ये O कैपिटल रखेंगे, ये ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं
देखो हीट का ना एक सिंबल होता है, आप या तो एरो के ऊपर हीट लिख दो, मतलब इसको हीट कर रहे हो, या फिर आप यहां ट्रायंगल बना दो, तो एक ही बात है, दोनों में से कोई एक कर लो, या तो हीट लिख लो या ट्रायंगल बना दो, एक ही बात है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में, ये टूट जाएगा ऐसे दो डिफरेंट चीजों में। ये बात समझ में आई। और हम ऐसे रिएक्शन लिख सकते हैं, मान लो FeSO4 लिया, उसके थ्रू हमने ट्रायंगल मतलब हीट पास कराई, तो ये कन्वर्ट हो गया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। ऐसे ये हमारा कंपाउंड ब्रेक डाउन हो गया। तो आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आई। शाबाश। एक्सो माने हीट निकल रही है, एंडो माने हीट डाल रहे हैं तो ही रिएक्शन हो रही है, बिना हीट के रिएक्शन नहीं होगी। आपने FeSO4 लिया, आपने हाथ में FeSO4 ले लिया, कुछ नहीं होगा इसमें। हाँ, जब आप इसे गर्म करोगे तो ये टूट के Fe2O3, SO2 और SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आप जब हायर क्लासेस में जाओगे ना, अगर आप मान लो साइंस ऑप्ट करते हो, आप साइंस पढ़ते हो, तो आप एक्चुअली देखोगे कि कितने टेम्परेचर पे हीट करने से ये रिएक्शन होती है। इनका एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है कि आप कितने टेम्परेचर पे हीट करो तो ये रिएक्शन होगी। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ क्या देखेंगे कि हमने इसे गर्म किया तो ये जो है हमारा कन्वर्ट हो गया। समझ में आई बात। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को हम और सुंदर कैसे बना सकते हैं। हम केमिकल रिएक्शंस को और सुंदर या और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें थोड़ा और पता चले। हम यूज करेंगे एक चीज जिसको हम बोलते हैं स्टेट सिंबल्स। क्या बोलते हैं? स्टेट सिंबल्स। मैटर किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम यहां पे बताएंगे कि ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं ये सॉलिड हैं, ये लिक्विड हैं या ये गैस हैं। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G। और एक और हमारा स्टेट सिंबल हम यूज करेंगे AQ। ये किसके लिए है? सर क्या मैटर की फोर्थ स्टेट है ये? नहीं, मैटर की 3 ही स्टेट्स हम पढ़ रहे हैं। ये एक्चुअली कहता है एक्वस सॉल्यूशन। ये कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि कोई हमारा जो सॉल्ट है या कोई भी सब्सटेंस अगर पानी के अंदर मिक्स है तो उसको हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि मिक्स्ड इन वाटर। कोई भी चीज अगर मिक्स्ड इन वाटर है तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं? एक्वस। जैसे HCl एसिड जो है वो हमेशा पानी के अंदर मिक्स को ही हम यूज करते हैं, कभी भी प्योर HCl यूज नहीं करते। तो ये इसके ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? AQ, एक्वस। ये बात आपको समझ में आई? ठीक। जैसे इस रिएक्शन में अगर मैं स्टेट सिंबल्स लिखूं, FeSO4 एग्जिस्ट करता है सॉलिड की तरह, Fe2O3 बनता है सॉलिड की तरह, और SO2 हमारी होती है गैस, और SO3 भी हमारी होती है गैस। यानी किसी रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहला तरीका है स्टेट सिंबल लिखना। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? ठीक है, शाबाश। सर और भी चीजें हैं जिनसे हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं? बिल्कुल, और भी चीजें हैं जिससे आप किसी रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। आप उसके कंपाउंड के नेम्स लिखो, जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं उनके नेम्स लिखो, और उनके कलर्स लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उनके कलर्स पता है, आप उनके कलर्स लिख दो। जैसे देखो, इसका नाम मैं लिख दूं फेरस, इसका नाम है फेरस सल्फेट, और इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ग्रीन। इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनके कलर्स आपको याद करने हैं। तो ये जो भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना, इनके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं आपको ये रिएक्शंस भी याद कराऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, मजा आएगा। और इनके साथ साथ इनके कलर्स भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। Fe2O3 हमारा होता है फेरिक ऑक्साइड, और इसका कलर होता है ब्राउन। इसका कलर क्या होता है? ब्राउन। जो हमारी SO2 और SO3 है, ये हमारी क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस
और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इनका कोई कलर नहीं होता, इनकी स्मेल होती है, इनकी स्मेल होती है एक सड़े हुए अंडे की तरह, रॉटन एग स्मेल। कैसी स्मेल? रॉटन एग स्मेल होती है इनकी। ये बात आपको समझ में आई? चलो सर, यानी कि आप यहां स्मेल भी बता सकते हो अगर आपको पता है तो किसी की। हालांकि स्मेल को हम जनरली क्वेश्चन में, इक्वेशन में लिखते नहीं है, पर आप लिख सकते हो, ऐसी कोई खराब बात भी नहीं है। चलो थर्ड, और भी कुछ है सर जो बता सकते हैं? यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर का एक और नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करो। बैलेंस मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ बराबर वजन, दोनों तरफ बराबर वजन। ये होती है हमारी रिएक्टेंट साइड। देखो जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड है, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है? रिएक्टेंट साइड। और जो एरो के राइट साइड है, ये है प्रोडक्ट साइड। तो बैलेंसिंग का मतलब यह है कि दोनों तरफ ना बराबर वजन होना चाहिए। ऐसा नहीं एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम हो जाए, दोनों तरफ बराबर वजन। जैसे इधर अगर Fe के 2 एटम है तो यहां भी Fe के 2 एटम होने चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो आप क्या करो, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो। S के यहाँ कितने एटम है? 1 और 2। यहां भी S के कितने हो गए? अब 2। O के कितने हैं यहाँ? 2 4 जा 8। तो यहां भी O के कितने होने चाहिए? 3 + 2 देखो 5, 5 + 3 8। तो अब ये इक्वेशन कैसी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन है। देखो बैलेंसिंग अगर आप लोगों को सीखनी है तो इस पे मेरे को एकदम अलग वीडियो बनानी होगी। आप लोग कमेंट्स में लिख देना अगर आपको बैलेंसिंग सीखनी है, तो एक उसकी भी मैं वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो होती है वो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। पहले हमने डिवाइड कर दिया उनको 2 टाइप्स में, या तो हीट निकल रही है या हीट दे रहे हो। अब हम उनको एक डिफरेंट टाइप पे डिवाइड करेंगे। केमिकल रिएक्शंस को हम डिवाइड करेंगे एक काफी ब्रॉड टाइप में। केमिकल रिएक्शंस को हम डिवाइड करेंगे कि उनमें किस तरह के रिएक्टेंट हैं, किस तरह के प्रोडक्ट हैं, उस तरीके से। ठीक है ना? तो यहां पे हम 4-5 तरीके के हम केमिकल रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। सबसे पहला, बहुत ही इजी, सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है कि व्हेन 2 or more substances combine, when 2 or more substances combine to form a new substance, it is known as combination reaction। बात समझ में आ गई? when 2 or more substances combine, तो उससे हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप कह सकते हो CaO plus H2O gives CaOH whole twice। ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब ये टाइप करते हैं कॉम्बिनेशन का ही। अगर एक और एग्जांपल लें तो हो सकता है N2 plus H2 gives NH3। देखो एग्जांपल तो अनगिनत है। H2 plus O2 gives H2O। एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना? चलो सेकंड टाइप करें हम। सेकंड टाइप होता है इसका डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, चलिए जी। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या बोलता है कि अगर एक कंपाउंड को मैंने तोड़ा और वो एक से ज्यादा हिस्सों में बन गया, यानी कि व्हेन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, तोड़ दिया जाता है, ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more सिंपलर कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर कंपाउंड्स में ये तोड़ दिया जाता है, इट इज नोन एज
It is known as decomposition reaction. It is known as decomposition reaction. ये बात समझ में आई? जब आपने कंपाउंड लिया और उसको तोड़ दिया दो या दो से ज्यादा सिंपलर कंपाउंड्स में, तो वो हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसको लिख लो. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल करते हैं, उससे एकदम परफेक्ट समझ में आ जाएगा. देखो, किसी कंपाउंड को तोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं. क्या आप उसे हाथ से तोड़ सकते हो? हाथ से सर चौक ली हमने तोड़ दी, लेकिन वो एक फिजिकल चेंज हुआ. अगर हमें केमिकली उस कंपाउंड को तोड़ना है, केमिकल लेवल पे जाके तोड़ना है, तो तीन तरीके होते हैं. देखो, पहला होता है कि आप उसे हीट से तोड़ सकते हो, आप उसे गर्म करो. दूसरा होता है आप उसे इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ सकते हो, उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो. और तीसरा होता है आप लाइट से उसे तोड़ो. जी हाँ, जो सनलाइट होती है ना, सनलाइट में अपनी एक एनर्जी होती है, रेडिएशन एनर्जी होती है. आप सनलाइट में किसी कंपाउंड को रखो तो तब भी वो टूट सकता है. लेकिन क्या हर कंपाउंड सनलाइट से टूट सकता है? नहीं. कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं. कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड हीट की प्रेजेंस में टूटते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में और कुछ लाइट में. हमें तीनों को अलग अलग पढ़ना है. ये बात समझ में आई? जो हीट से टूटते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रिसिटी से टूटे तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. पूरा लिख लेंगे, रिएक्शन. अगर लाइट से टूटे, लाइट के लिए साइंटिफिक वर्ड क्या होता है? लाइट के लिए साइंटिफिक वर्ड होता है फोटो. तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. हो सकता है आपको किसी बुक्स में ये देखने को मिले, फोटोलिटिक लिखा हुआ दिखाई दे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों नाम से ये जाना जाता है. तो हम बारी बारी सबके एग्जाम्पल करते हैं. तो आइए देखो, जब हीट की प्रेजेंस में कोई कंपाउंड टूटा तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें ना तीन एग्जाम्पल हैं और वो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों याद करने हैं. हम उनमें से दो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. आपने हीट डाली तो ये बन गया CaO प्लस CO2. ये बात समझ में आई? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? अब कुछ है ही नहीं इसमें ना समझ में आने वाला. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो बना कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है. गैस के लिए कई बार ऐसे हम अप एरो बना देते हैं. क्यों? क्योंकि उड़ गई. ठीक है. एक और रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, FeSO4 को आप हीट करोगे तो बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. इसको अभी हमने डिस्कस किया. इसका कलर होता है ग्रीन, इसका कलर होता है ब्राउन. ठीक है. एक और रिएक्शन है, इसको भी यहीं लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं. चलिए, थर्ड रिएक्शन हमारी है PB. PB क्या होता है भाई? PB क्या होता है बताओ? पोलर बियर. PB होता है प्लम्बम. है? जी हाँ, ये इसका एक्चुअल नाम होता है. PB इज शॉर्ट फॉर प्लम्बम. तो सर ये प्लम्बम क्या है? प्लम्बम एक्चुअली शायद ग्रीक बोल लो या कोई सा लेटिन नाम है, लेटिन या ग्रीक ऐसे कुछ नाम है ये, फॉर लेड. फॉर किसके लिए? लेड. तो PB क्या होता है? एक्चुअली लेड होता है. तो PbNO3 होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट, यानी कि लेड नाइट्रेट. ये नीचे मिटा देते हैं इसको. लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है?
लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो बनता है लेड ऑक्साइड PbO, PbO प्लस NO2 प्लस O2। PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करते हैं तो बनता है हमारा PbO प्लस NO2 प्लस O2। समझ में आई बात? समझ में आने वाला अभी कुछ है नहीं इसमें। इस पे भी देखो मैं एक वीडियो डालूंगा, आप उसको देखोगे ना बड़ी अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये हमारा है लेड ऑक्साइड और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमारा PbNO3 होल ट्वाइस होता है व्हाइट कलर का, PbO होता है येलो कलर का और NO2 हमारे होते हैं ब्राउन फ्यूम्स। क्या होते हैं? ब्राउन फ्यूम्स। NO2 क्या होते हैं हमारे? ब्राउन फ्यूम्स, यानी गैस निकलती है और गैस ब्राउन कलर की होती है। जी हाँ, ये गैस जो है वो ब्राउन कलर की होती है। और ऑक्सीजन का क्या कलर होता है ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ऑक्सीजन का कलर मैं नहीं बता रहा आपको, ठीक है। चलो, तो ये थी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपने वीडियो पॉज करके एक बार लिख जरूर ली हो, वरना सुनने का तो देखो कोई खास फायदा नहीं होगा आपको। एक बार लिख लो, लिखने से ही जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाती है। चलो, चलिए सेकंड टाइप अब करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन है, इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, पानी 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 पानी, H2 प्लस O2। आप इलेक्ट्रिसिटी डालो पानी के थ्रू तो ये बन जाता है H2 प्लस O2। H2O के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डाली तो क्या बन गया? H2 प्लस O2। और ये किस फॉर्म में बनता है? ये बनता है गैस फॉर्म में। ये किस फॉर्म में बनता है? ये बनता है गैस फॉर्म में। इलेक्ट्रोलिसिस आप लोगों ने पढ़ी है? ये देखो, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ये बैटरी ली, ये बैटरी ली हमने, बैटरी कह लो, सेल कह लो, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। यहां से दो इलेक्ट्रोड्स जो है वो इस तरह हम पानी में डालते हैं, इस तरह दो इलेक्ट्रोड्स हम पानी में डालते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? H2O होता है और थोड़ा सा a few drops of H2SO4, बिल्कुल थोड़ी सी, एक या दो बूंद हम H2SO4 के डालते हैं, क्योंकि ये आप एक्चुअली ना चैप्टर 2 में पढ़ोगे। जो H2O होता है, जो पानी होता है, क्या पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्या पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है? क्या हमारा वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है या नहीं होता? देखो, अगर प्योर वाटर की बात करें ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर होता है, इसमें से बिल्कुल बिजली नहीं ट्रेवल कर सकती ना। लेकिन सर फिर ये क्यों कहते हैं कि गीले पैर आपको किसी स्विच को हाथ नहीं लगाना चाहिए? तो गीले से फर्क क्या पड़ा? पानी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि देखो वो प्योर वाटर नहीं होता, वो प्योर वाटर नहीं होता। अगर आप पानी के अंदर इंप्योरिटी डाल दो, इंप्योरिटी मतलब कोई एसिड डाल दो, कोई बेस डाल दो, कोई सॉल्ट डाल दो, चैप्टर 2 का नाम हो गया ये हमारा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। कोई एसिड डाल दो, बेस डाल दो, सॉल्ट डाल दो, कुछ भी डाल दो थोड़ा सा, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। जब बारिश का पानी ऊपर से गिरता है तो उसमें इंप्योरिटीज अपने आप मिक्स हो जाती हैं, एनवायरमेंट में इंप्योरिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वो उसमें मिक्स हो जाती हैं। जब ग्राउंड वाटर हम उठाते हैं तो उसमें ऑलरेडी इंप्योरिटीज होती हैं। जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज होती हैं। जो आपके आरओ में पानी आता है ना, आरओ में पानी आता है, उसमें क्या होता है? उसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का मतलब क्या है? मिनरल्स भी इंप्योरिटी है,
क्या वो हमारी सेहत के लिए खराब है? नहीं, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, वो हमें जरूरी है। लेकिन उसकी वजह से वो पानी इलेक्ट्रिसिटी का क्या बन जाता है? वो बन जाता है गुड कंडक्टर बन जाता है। वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है। तभी अगर आप थोड़ा सोचो तो जो हम ओआरएस पीते हैं, ओआरएस सबने एक ना एक बार जरूर पिया होगा, उसमें क्या लिखा होता है? उसमें सॉल्ट्स होते हैं और लिखा होता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्या है इसमें? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि वो पानी को एक एक्चुअली अच्छा कंडक्टर बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये इतनी बात समझ में आई। तो अब यहां हो क्या रहा है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। जहां पॉजिटिव टर्मिनल है यहां क्या होगा? यहां हमारे नेगेटिव आयंस इकट्ठे होंगे। भाई देखो ना, अगर पॉजिटिव यहां पे हमारा बैटरी का टर्मिनल कनेक्टेड है तो ये ऑपोजिट यानी नेगेटिव आयंस को यहां इकट्ठा करेगा। नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं? एनायंस। ये एनायंस को इकट्ठा करेगा। तो पॉजिटिव रॉड क्या कहलाती है? हमारी एनोड। पॉजिटिव रॉड क्या कहलाती है? हमारी एनोड। और दूसरी साइड ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है बैटरी का यहां। तो यहां कौन से हमारे आयंस आएंगे? पॉजिटिव आयंस यहां पे इकट्ठे होंगे, ऑपोजिट यानी कैटायंस हमारे इकट्ठे होंगे। तो ये रॉड हमारी क्या कहलाती है? कैथोड कहलाती है। ये रॉड हमारी कैसी कहलाती है? कैथोड कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? तो यहां एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि जो हमारी एनोड है उस पे बन जाती है हमारी हाइड्रोजन गैस। उस पे हमारी कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। जब ये रिएक्शन होती है ना H2O से H2+O2, ये पानी है, पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ट्रैवल करते हुए इसमें जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? ये कन्वर्ट होके गैसेस में कन्वर्ट होगा, H2 गैस और O2 गैस। तो जो H2 गैस है ये कहां जाएगी? एनोड पे। और जो O2 गैस है ये कहां जाएगी? कैथोड पे। ये बात समझ में आई सभी लोगों को? इसको याद कर लेना कि H2 जाएगी एनोड पे और O2 जाएगी कैथोड पे। ठीक है, चलो जी। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब तीसरा टाइप करते हैं। तीसरा टाइप है हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अरे फिर स्पेलिंग गलत हो गई। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या देखते हैं कि ये हमने कोई कंपाउंड लिया जैसे AgCl, इसके थ्रू हमने सनलाइट पास कराई। अब सनलाइट को इसके थ्रू कैसे पास कराओगे? इसको ले जाके धूप में रख दोगे। हमने सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दिया तो इससे बन जाता है हमारा सिल्वर Ag और क्लोरीन गैस निकल जाती है Cl2 की तरह। सिमिलर रिएक्शन होती है हमारी AgBr में। इसमें भी हम अगर इसे धूप में रख दें, सनलाइट की प्रेजेंस में रख दें, तो ये टूट जाता है Ag और Br2। ये बात समझ में आई? जो AgCl होता है ये होता है हमारा व्हाइट कलर का, AgBr होता है हमारा येलो कलर का। ठीक है, Cl2 हमारी होती है येलोइश ग्रीन गैस। Cl2 कैसी होती है? येलोइश ग्रीन गैस। जी हाँ, गैस का भी कलर होता है। और Br2 कैसी होती है? रेडिश ब्राउन गैस। ये कैसी होती है हमारी? रेडिश ब्राउन गैस। इस गैस का कलर है ये। ठीक है, इसमें भी सिर्फ दो ही केमिकल रिएक्शन है। इन दोनों केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको ना एक सेंटेंस याद करना है। इन दोनों केमिकल रिएक्शन के बारे में एक सेंटेंस याद करना है कि these reactions are used in
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कैसे यूज होती है ये ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अभी याद करो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई होप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। आपके लिए मैं क्या करूंगा, एक पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आप सबको ये लिखा हुआ नोट्स में मिल जाएगा, जहां से आप ये एक बार और रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता है क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताता है कि हमारा ना दुनिया में बहुत सारे मेटल्स हैं, दुनिया में बहुत सारे मेटल्स हैं। जैसे अगर मैं कुछ के नाम लूं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे मेटल्स हैं। तो हमें यहां से पता चलता है कि हर मेटल ना रिएक्शन करता है, बिल्कुल करता है। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये भी मेटल हैं, क्या ये रिएक्शन करते हैं सर? क्या गोल्ड रिएक्शन करता है? क्या गोल्ड हमारी कोई रिएक्शन करता है? क्या सिल्वर हमारी कोई रिएक्शन करता है? क्या प्लैटिनम हमारी कोई रिएक्शन करता है? तो वो भी हम अभी वही पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ना, उनकी रिएक्शन अलग अलग स्पीड से होती है। कोई मेटल ऐसा है जो बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, कोई मेटल ऐसा है जो थोड़ी स्लो रिएक्शन करेगा, कोई मेटल बहुत स्लो रिएक्शन करेगा, और कोई मेटल तो ऐसे होते हैं जो रिएक्शन करते ही नहीं। हमारा जो ये प्लैटिनम और ये गोल्ड है ना, ये तो कहीं रिएक्शन ही नहीं करते। इसीलिए हम गोल्ड की जब ज्वेलरी बनाते हैं तो उस गोल्ड की ज्वेलरी में हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती कि अगर वो मान लो आपकी वॉश हो जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कितने भी टाइम तक गोल्ड की ज्वेलरी को रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लैटिनम की ज्वेलरी को रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सिल्वर क्या होता है? सिल्वर कुछ टाइम बाद ब्लैक हो जाता है, ये भी स्लोली स्लोली ब्लैक हो जाता है। और यही मान लो अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन तो कुछ ही दिन में क्या होगा, रस्टिंग हो जाएगी आयरन में, वो तो पाउडर हो जाएगा, है ना। तो हर मेटल की जो रिएक्शन की स्पीड होती है, हर मेटल की रिएक्शन की स्पीड डिफरेंट होती है। हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल देखो कौन सा होता है? हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम। कौन सा होता है? पोटेशियम। इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। और लोएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है? लोएस्ट रिएक्टिव मेटल ये होता है हमारा प्लैटिनम, अभी हमने डिस्कस किया। इसको हम लिखते हैं PT। लोएस्ट रिएक्टिव प्लैटिनम PT, हाईएस्ट रिएक्टिव पोटेशियम K। इसके बीच में बाकी सारे मेटल आ जाते हैं। कौन कौन से? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर हम यहाँ हाइड्रोजन भी लिख लेते हैं, हालांकि वो मेटल नहीं है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसमें बीच में मरकरी भी आएगा। कॉपर के बाद पहले मरकरी आएगा। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सिल्वर होता है Ag, गोल्ड होता है Au, और लास्ट में प्लैटिनम PT। तो ये हमारी सारे मेटल्स की अरेंजमेंट हो गई, अरेंजमेंट हो गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। हाईएस्ट टॉप पे, लोएस्ट बॉटम पे। इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। सर क्या ये हमें याद करनी है? क्या ये हमें याद करनी है? बिल्कुल भी याद नहीं करनी। आपको बस मेरी एक वीडियो देखनी है, मन लगा के। वो 10-15 मिनट की वीडियो होगी, ऐसे तो 10 मिनट की कोशिश करेंगे हम, उसे रखेंगे मैक्सिमम। उस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे ना, आप जिंदगी भर कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमें ये याद करनी है।
ठीक है, अभी वो वीडियो कुछ समय में आने वाली है, हो सकता है जब आप ये देख रहे हो तो वो वीडियो ऑलरेडी आ भी चुकी है। इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। इतना समझ में आया? ठीक है, तो अब सर इसका काम क्या है, इतना सब कुछ क्यों किया? इतना सब कुछ हमने इसलिए किया कि अब हम ये देखेंगे कि जो ऊपर मेटल है ना, ये रिएक्शन में स्ट्रांग है, और जितना नीचे जाते जा रहे हैं ये रिएक्शन में वीक होते जा रहे हैं। तो अगर मान लो एक कंपाउंड बना हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड का, एक कंपाउंड बना हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड का, माने कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन ने कंपाउंड बना रखा है, और पोटेशियम भाई साहब चलते हुए आ जाए। कैल्शियम ऑक्साइड मस्त अपना बैठा हुआ था, सामने से चलता हुआ कौन आया? पोटेशियम। तो अब देखो क्या होगा, पोटेशियम जो है वो कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रांग है, तो पोटेशियम इसके ऑक्सीजन को खींच लेगा, पोटेशियम इसके ऑक्सीजन को खींच लेगा, और यहां रिएक्शन हो जाएगी पोटेशियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम। कैल्शियम बेचारा अकेला रह जाएगा, कैल्शियम बेचारा अकेला रह जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो PbSO4 लेड सल्फेट हमारा बैठा हुआ है, सामने से चलता आया आयरन, या इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन करते हैं जब कर ही रहे हैं तो, मान लो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट हमारा बैठा हुआ है, सामने से आया आयरन, तो देखो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, आयरन है या कॉपर है? मेटल में कंपेयर करो, आयरन या कॉपर, आयरन या कॉपर, आयरन कॉपर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? आयरन। तो आयरन इसके सल्फेट को खींच लेगा, बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ये कहलाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या कहलाती है? हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है ये? क्योंकि पेपर में आती है। CuSO4 का कलर है देखो ब्लू, Fe होता है हमारा ब्लैक कलर का आयरन, FeSO4 हमारा फिर से ग्रीन, और कॉपर हो गया हमारा ब्राउन कलर का। ये बात समझ में आई? अच्छा से ये बात समझ में आ गई। तो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसको जरा पॉज करके 15-20 सेकेंड सोचना और फिर जवाब देना। ZnSO4 प्लस कॉपर क्या होगा? सोचो, पॉज करके सोच लिया? हाँ देखो, ZnSO4 प्लस कॉपर, Zn है यहां, कॉपर है यहां, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? Zn। क्या कॉपर को ये छीनने देगा? कॉपर ने कोशिश करी खींचने की, क्या कॉपर सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिंक। तो यहां पे कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन, यहां पे कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है जी, चलो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। आज हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फोर्थ है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे सर पिछला था डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट? पिछला था डिस्प्लेसमेंट, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो इसमें क्या होगा, आपने वो अक्षय कुमार का वो देखा है GIF या मूवी, वो कैसे करता है फ्लिप, ऐसे कुछ करता है ना कि भाई दो नाम होते हैं वो फ्लिप हो जाते हैं, यानी अदला बदली। तो बिल्कुल उसी तरह इस केमिकल रिएक्शन में होगा। जैसे मान लो हमारे दो कंपाउंड्स हैं कोई, BaCl2 प्लस AgSO4, BaCl2 प्लस AgSO4, तो यहां पे इनका क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा BaSO4 प्लस AgCl, ये हमारा क्या हो गया, BaSO4 प्लस AgCl। समझ में आया? इस पे और एग्जांपल देखें, और एग्जांपल देखें इस पे। एक जो बड़ा कॉमन एग्जांपल है AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl, यहां से क्या हो जाएगा, ये AgCl
प्लस NaNO3। ये एग्जांपल बड़ा कॉमन है। इसमें देखो होता क्या है, इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना एक कंडीशन होती है। जो यहां रिएक्टेंट साइड कंपाउंड होते हैं ये एक्वा स्टेट में होते हैं। ये कैसी स्टेट में होते हैं? दोनों ही एक्वा स्टेट यानी पानी के अंदर मिक्स्ड होते हैं। कंपाउंड में जाके क्या हो जाता है कि एक तो हमारा यहां एक्वस ही रहता है और एक हमारा कोई क्या बन जाता है? सॉलिड। ये कैसे बन जाता है? प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये मिक्स नहीं होता, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो AgCl यहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है। ये बात समझ में आई? तो ये रिएक्शन जो है वो रुक जाती है, क्योंकि मान लो अगर ये मिक्स हो जाता तो फिर क्या होता? ये वापस इससे रिएक्ट करके ये बना देता, तो फिर तो ये कहानी चलती रहती है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक जगह ये प्रेसिपिटेट बना देता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। इसीलिए इन रिएक्शंस का एक और नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस का एक और नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ये बात समझ में आ गई? तो ये थे हमारे केमिकल रिएक्शंस में। पहले हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, आप उसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि दोनों साइड पे जो डिफरेंट डिफरेंट एटम है, जैसे यहां Ag का एटम है, यहां Ag का एटम है, इनके सेम नंबर होने चाहिए। यानी कि सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी हर एलिमेंट के सेम नंबर होने चाहिए ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स। ये बात समझ में आई? बैलेंसिंग क्यों करते हैं? जिससे कि दोनों तरफ मास बराबर हो। जो हमने पढ़ा था ना, कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सही ठहराने के लिए, उसे सेटिस्फाई करने के लिए कि वो गलत नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। ये बात आपको समझ में आई? फिर हमने देखा केमिकल रिएक्शंस को दो टाइप में बांटते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सो माने हीट एग्जिट हो रही है, हीट एग्जिट हो रही है, हीट निकल रही है। और एंडोथर्मिक माने आप में हीट देनी पड़ रही है, आप उसको हीट दे रहे हो, वो रिएक्शन तभी पॉसिबल हो पा रही है, आप गर्म कर रहे हो उसको, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एंडो एक्सो का अभी और एग्जांपल करते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर हमने किया कि चार टाइप ऑफ रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अभी हमारा एक और टाइप रह गया है, यस, हमारा एक टाइप इसमें रह गया है। उससे पहले ना मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल कराता हूं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का, फिर हम आखिरी टाइप करेंगे और हमारा चैप्टर फिनिश। देखो, एंडोथर्मिक का एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो हमारे आसपास हो रहा होता है, हो सकता है जिस कमरे में आप बैठे हो वहां नहीं हो रहा, लेकिन उस कमरे से बाहर निकल के देखो, उस बिल्डिंग से बाहर निकल के देखो, घर से बाहर निकल के देखो, वो दिख जाएगा। देखो, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो H2O यानी पानी लेते हैं रूट से, वो CO2 लेते हैं कहां से? हवा से, और सनलाइट को वो लेते हैं हमारे सन से। ऑब्वियसली सनलाइट को आपसे तो लेंगे नहीं, वो टैक्स तो भरना नहीं होता उन्हें। H2O CO2 वो लेते हैं, सनलाइट वो लेते हैं, और क्लोरोफिल उनके पास होता है जो सनलाइट को लेने में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है कि H2O और CO2 साथ में मिलके यहां क्या बना देते हैं? हमारा ग्लूकोज। यहां क्या बना देते हैं? हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? अब हम 10वीं में आ गए, फॉर्मूला सीख लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है ना। और साथ में ये बनाते हैं ऑक्सीजन गैस। साथ में ये क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो प्लांट्स हमारे CO2 जो है वो इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल जैसे इंसानों में इनहेल कहते हैं, उनमें भी कह दो भाई, क्या बिगाड़ा है उन्होंने। और O2 एक्सहेल करते हैं, O2 एक्सहेल करते हैं। लेकिन ये सिर्फ कब होता है? ये सिर्फ तब होता है जब वो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं।
फोटोसिंथेसिस आप सबने पढ़ा है ना। जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो कर रहे होते हैं, ये सिर्फ तब होता है, यानी कि ये कब होता है, ड्यूरिंग डे। ये कब होता है, ड्यूरिंग डे। क्या प्लांट्स हमारी तरह सांस अंदर और सांस बाहर छोड़ते हैं? क्या वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं? जी हाँ, प्लांट्स ना रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, और ये डे एंड नाइट बोथ होता है। वो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होता है। दिन के दौरान क्या होता है, डे के दौरान क्या होता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। जी हाँ, वो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन उससे ज्यादा वो CO2 वापस ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और उससे कई ज्यादा ऑक्सीजन वो बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ड्यूरिंग डे वो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो CO2 भी निकाल रहे होते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन करो तो जितना उन्होंने CO2 निकाला उससे ज्यादा तो उन्होंने खुद ही ले लिया फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ में आ गई बात? चलो, ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक। बस इसी तरह हमारा एक्सोथर्मिक में एक हम एग्जांपल कर लेते हैं। ये था पेड़ पौधों का, एक हम कर लेंगे अपने लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी हम इंसानों में ये रिएक्शन होती है, एक्चुअली होती है पेड़ पौधों में भी है, जैसे मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन। यानी जो ग्लूकोज है C6H12O6, जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये हमारे सेल के अंदर हो रही होती है, और बनाता है CO2, H2O और ढेर सारी एनर्जी। जो हम फूड खाते हैं उस फूड से ये ग्लूकोज आता है, जो हम ब्रीदिंग करते हैं वो ब्रीदिंग से ये ऑक्सीजन आती है, या रेस्पिरेशन से ये ऑक्सीजन आती है। ठीक है, हालांकि इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। जो ऑक्सीजन का आना है वो तो सिर्फ ब्रीदिंग है, और CO2 इससे प्रोड्यूस होती है, और यही CO2 एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं। ये जो H2O है ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी हमारे सेल यूज करते हैं। ये जो एनर्जी होती है, या बायोलॉजी में पढ़ोगे थोड़ा सा, कि ये इन द फॉर्म ऑफ ATP होती है। ATP, या बायो में पढ़ोगे ATP क्या होता है, कि एनर्जी करेंसी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है आर्डिनो, छोड़ो वो जो भी है, कंफ्यूज नहीं होना। तो एनर्जी जो है यहां से बनती है, जो हमारी बॉडी यूज करती है। ठीक है, चलो अब हम 5th टाइप ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं। वहां 5th टाइप ऑफ रिएक्शन देखो, 5th टाइप ऑफ रिएक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन, या आप कहो इसको पहले रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ O। अगर ऑक्सीजन किसी में जुड़ रहा है, जैसे Cu प्लस O2 गिव्स CuO, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो हमने कहा कि इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आई? ऑक्सीडेशन होने का एक और तरीका है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे मान लो CuO प्लस H2, तो क्या हो जाता है ये Cu प्लस H2O। नहीं, ये तो इसका एक एग्जांपल नहीं हुआ। रिमूवल ऑफ H को आप ऐसे देख सकते हो, NaH प्लस
के, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। जो पोटेशियम है वो इसमें से H को खींच लेगा। अभी एग्जांपल के लिए मान लो एक बार को KH और Na अलग निकल जाएगा, तो यहां से क्या हुआ, Na से NaH से Na बन गया, इसमें से H जो है वो हट गया, इसमें से H जो है वो हट गया, तो भी हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। थोड़ा हम ऐसा एग्जांपल करते हैं जो बुक में है, थोड़ा अजीब एग्जांपल हो गया। ये देखो H2S plus Cl2 gives S plus HCl। हाँ, ये बढ़िया एग्जांपल है। देखो H2S से S बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, H रिमूव हो रहा है, H रिमूव हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इसकी यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इसकी यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये समझ में आया? यानी कि या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, दोनों ही केसेस में हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ये बात समझ में आई? ठीक है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है इसका जस्ट उल्टा, या तो रिमूवल ऑफ O, या तो रिमूवल ऑफ O और एडिशन ऑफ H, एडिशन ऑफ H, तो ये हम कह देंगे रिडक्शन। देखो सेम रिएक्शन जो भी हमने की थी ना, उसी में देखो H2S plus Cl2 gives S plus HCl, तो Cl2 से क्या बन रहा है, HCl, इसमें H ऐड हो रहा है, तो इसकी क्या हो रही है, इसकी हो रही है रिडक्शन। इसकी क्या हो रही है यहां पे, रिडक्शन। ये बात समझ में आई? और H2S की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। H2S की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। जो H2S है वो बन रहा है S में, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन, और जो Cl2 है ये बन रहा है HCl में, तो इसकी हो गई रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है, इनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है ना? इसके थोड़े से एग्जांपल और देखते हैं, रुको। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो इसके एग्जांपल में आप ले लो, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CuO plus H2 gives Cu plus H2O। देखो अब यहां क्या हो रहा है, CuO से क्या बन रहा है, Cu, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये हो गई रिडक्शन। ये क्या हो गई, रिडक्शन। H2 में क्या हुआ, H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन। ये समझ में आया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर हो गया। इसमें हम एक और चीज देखते हैं, इसमें हम एक छोटी सी चीज और देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो ये क्या होता है, बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। हमारा कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस, यानी इसके रिड्यूस होने की वजह से ये ऑक्सीडाइज हो पाया। इसके रिड्यूस होने की वजह से, देखो ये रिड्यूस होके इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, तो इसका ऑक्सीजन इसको मिला और ये ऑक्सीडाइज हो गया ना। अगर ये या नहीं होता तो क्या ये ऑक्सीडाइज होता, नहीं होता। यानी बिकॉज ऑफ दिस ये ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरी चीज ऑक्सीडाइज हुई, तो इसने मदद कराई ऑक्सीडेशन में। तो यहां कॉपर ऑक्साइड क्या है, इट अंडरगोज रिडक्शन, इट अंडरगोज रिडक्शन, इट इज देयरफॉर इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जिसकी ऑक्सीडेशन हो, सॉरी जिसकी रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऐसे ही जो H2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वो हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग
एजेंट। ये बात समझ में आई भाई, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? CuO। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा पूरा चैप्टर 1। इसके बाद हो सकता है आप लोग सोच रहे हो सर कोरोजन वाला टॉपिक आपने छोड़ दिया। कोरोजन वाला टॉपिक मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि चैप्टर 3 में वो डिटेल में दोबारा आएगा, तो एक ही बार पढ़ो ना, क्यों बार बार पहले थोड़ा सा फिर और, एक ही बार पढ़ो। कोरोजन में यही होता है कि कोई मेटल जो है वो एयर या मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है और खराब हो जाता है। जैसे लोहे पे जंग लग जाती है, आयरन पे रस्टिंग हो जाती है, ऐसी हर मेटल का कुछ ना कुछ कोरोजन होता है। कॉपर भी खराब हो जाता है, सिल्वर भी खराब हो जाता है, तो यही हमें पढ़ना है कि वो उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। इस चैप्टर के नोट्स में मैं आपके लिए उसका भी एक पेज है, एक सिंगल पेज में सारा कोरोजन आ जाता है, वो डाल दूंगा। बाकी हमारा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीटली रिवाइज हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिख देना। अगर आपको कोई टॉपिक जो है वो इलेबोरेशन में समझना है तो वो आप मेंशन कर देना कि सर ये वाला टॉपिक समझा दो, या ये कोई आपको अतरंगी सा डाउट है साइंस में तो आप वो लिख सकते हैं। बाकी अब हम चैप्टर 2 की वीडियो लाएंगे और ऐसे ही हम केमिस्ट्री की, फिजिक्स की सीरीज चलाएंगे जिसमें हम शॉर्ट में सारे चैप्टर कवर करेंगे। ओके, बाय बाय।